उत्तरकाशी टनल हादसा तो अभी सुर्खियों में ही है कि कैसे 41 मजदूरों को सुरक्षित टनल से बाहर निकाला गया। पर आपने सोचा कि टनल की शुरुआत कैसे हुई और इसको बनाना क्यों जरूरी है? तो आइए डिटेल में जानेंगे टनल का इतिहास। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। मनुष्य द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपनी गुफा घरों को बड़ा बनाने की कोशिश की थी। इसका एक लंबा और विविध इतिहास है। समय के साथ सभी प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं ने सतह के नीचे निर्माण के अपने तरीके विकसित किए। बेबीलोन के लोग सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर सुरंगों का उपयोग करते थे। प्राचीन मिस्रवासियों ने चट्टानी में मंदिर के कमरों की खुदाई के लिए तांबे की आरी और खोखली रीड ड्रिल विकसित की थी। इथोपिया और भारत में भी प्राचीन काल की ठोस चट्टान से बनी ऐसी रचनाएं पाई गई हैं। प्राचीन यूनानियों और रोमनों ने भी दलदलों से पानी निकालने और जल सेतुओं के लिए सुरंगों का उपयोग किया था। संभवतः प्राचीन काल का सबसे बड़ा ऐसा निर्माण पॉलिसिपो सुरंग है, जो 36 ईसा पूर्व में नेपल्स और पाजुओली के बीच बनाई गई थी। इसकी लंबाई 4800 फीट, 30 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी थी। विशेष रूप से प्रभावशाली क्योंकि इसके मूल रूप से हाथ से खोदा गया था। गन पाउडर का उपयोग पहली बार 1681 में फ्रांस में चट्टान से सुरंगों को विस्फोट करने के लिए किया गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में भाप और संपीड़ित हवा द्वारा संचालित ड्रिल के विकास के साथ साथ विस्फोटक चार्ज के लिए छेद बनाने के लिए डायनामाइट का उपयोग किया गया था। आविष्कारों ने ढाल तकनीक भी विकसित की, जहां ऊपर की धरती को सहारा देने वाला एक ऐसा श्रमिकों के साथ चलता है क्योंकि वे भूमिगत खुदाई करते हैं। इसका उपयोग 1820 और 1865 के बीच लंदन में टेम्स नदी के नीचे 2 सुरंगों के निर्माण के लिए किया गया था। अब उपयोगिताओं और परिवहन के लिए अधिकांश सुरंग खोदने का कार्य स्वतः निहित सुरंग बोरिंग मशीनों का उपयोग करके पूरा किया जाता है, जिन्हें रेत और कठोर चट्टान के लिए किसी भी चीज को खोदने के लिए डिजाइन किया जाता है। उनका उपयोग 1 मीटर व्यास वाली छोटी सुरंगें खोदने के लिए किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी टीबीएम बर्था का व्यास लगभग 60 फीट है और इसे सिएटल में अलास्का वे वियाडिक पदिस्पादन सुरंग परियोजना के लिए बनाया गया था। साथ ही खनन उद्योग में भूमिगत निर्माण प्रौद्योगिकी में प्रगति में योगदान दिया है और इससे लाभ उठाया गया है। 18वीं और 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कई और नहरें सुरंगें खोदी गई। हालांकि नहरें शुरू होने के साथ ही अनुपयोगी हो गई। 1830 के आसपास रेल मार्ग परिवहन के लिए नए रूप ने सुरंग निर्माण में भारी वृद्धि की, जो लगभग 100 वर्षों तक जारी रही क्योंकि दुनिया भर में रेल मार्गों का विस्तार हुआ। इंग्लैंड में शुरुआती रेल मार्ग सुरंग निर्माण का विकास हुआ। 3.5 मील की सुरंग 600 फीट गहराई तक 5 शाफ्ट से संचालित की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार रेल मार्ग सुरंग 701 फुट की थी। एलेथेमी प्रोटेस रेल मार्ग 1831 से 1830 में निर्मित है। यह नहर और रेल मार्ग प्रणालियों का एक संयोजन था जो शिखर पर नहर के नौकाओं में ले जाता था। हालांकि बोस्टन से हडसन नदी तक परिवहन लिंक की योजना में सबसे पहले 1855 तक बर्कशायर पर्वत के नीचे से गुजरने वाली एक नहर सुरंग की मांग की गई थी। जब हुसैक टनल शुरुआत की गई तो रेल मार्गों ने पहले ही अपना मूल्य स्थापित कर लिया था और योजनाओं को 24 गुणा 22 फीट और 4.5 मील लंबे डबल ट्रैक रेल मार्ग में बदल दिया गया था। प्रारंभिक अनुमानों को 3 वर्षों में पूरा करने का विचार किया गया था क्योंकि चट्टान हाथ से ड्रिलिंग या इंसान की शक्ति की आरी के लिए बहुत कठोर साबित हुई। जब अंततः मैसाचुसेट्स राज्य ने इस परियोजना को अपने हाथ में ले लिया तो उसने 1876 में मूल लागत से 5 गुना अधिक कीमत पर पूरा किया। निराशाओं के बावजूद हुसैक सुरंग ने सुरंग निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति में योगदान दिया, जिसमें पहला उपयोग भी शामिल है डायनामाइट, विस्फोटकों की विद्युत फायरिंग का पहला उपयोग और बिजली की शुरुआत ड्रिल, प्रारंभ में भाप और बाद में वायु, जिससे इसका विकास हुआ। 2016 में गॉथर्ड बेस टनल दुनिया की सबसे लंबी और गहरी रेलवे सुरंग
दक्षिण स्विट्जरलैंड में लेपोटिन आलस्प में सेंट गॉर्थर मासिफ के नीचे खोली गई 2 सुरंगों का निर्माण मुख्य रूप से 4 विशाल सुरंग बोरिंग मशीनें हेरन केंटच ग्रिप टीबीएन ने किया था। परियोजना के लगभग 25% हिस्से में ही ब्लास्टिंग का उपयोग किया गया था। इंजीनियरिंग की एक अविश्वसनीय उपलब्धि। सुरंग ने उत्तरी और दक्षिणी यूरोप के बीच एक उच्च गति रेल लिंक प्रदान किया, जिससे नीदरलैंड में रॉटरडैम और इटली में जेनोवा के बीच एक मुख्य रेल कनेक्शन बन गया। अब सुरंग बनाने की क्या क्या तकनीकें हैं वो भी हम आपको बताते हैं। बुनियादी सुरंग प्रणाली है। सुरंग बनाने की तकनीक में प्रगति के साथ पिछले कुछ वर्षों में देश में सुरंग बनाने की गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सुरंग बनाने की तकनीक का चुनाव मिट्टी की स्थितियों से काफी प्रभावित होता है। जैसे जैसे विभिन्न तकनीकों को लागू किया जा रहा है और सुरंग बनाने के उपकरण विकसित होते जा रहे हैं, प्रक्रिया तेजी से संचालित होती जा रही है। सुरंग निर्माण परियोजनाओं के एग्जीक्यूशन को बढ़ाने के लिए उद्योग नई तकनीकों का अपना रहा है और उसका सहारा भी ले रहा है। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सुरंग बनाने की तकनीक में प्रगति पर एक नजर डालते हैं। डीबीएम की होता है डीप बेस मिसाइल। ये टनल बोरिंग ट्यूनल सिस्टम का एक पार्ट है। डीबीएम अन्य विधियों की तुलना में अपने लचीलेपन के कारण ड्रिल और ब्लास्ट विधि डीबीएम विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में सुरंग बनाने के लिए पसंदीदा तकनीक के रूप में उभरी है। इसके अलावा चुनौतीपूर्ण भूगर्भीय परिस्थितियों वाले कठिन इलाकों में मशीनरी को जुटाना और तैयार करना मुश्किल हो सकता है, जिससे डीबीएम एक पसंदीदा तकनीक के रूप में स्थापित हो सकती है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च द्वारा ट्रैक की गई परियोजनाओं के आधार पर डीबीएम का उपयोग करके 250 किलोमीटर से अधिक की लंबाई वाली 200 से अधिक सुरंगों का निर्माण किया गया है। डीबीएम को मुख्य रूप से रेलवे क्षेत्र में तैनात किया गया है, जिसका योगदान सुरंग निर्माण में 82% है। इसके बाद सिंचाई क्षेत्र में 7% है। वर्तमान में लगभग 31 किलोमीटर की लंबाई वाली 42 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है और लगभग 25 किलोमीटर की लंबाई वाली 23 सुरंगें पाइपलाइन में हैं। सुरंगों की संख्या के संबंध में जल विद्युत क्षेत्र की आगामी परियोजनाएं नियोजित और बोली चरणों में अधिकतम हिस्सेदारी 61% है। इसके बाद रेलवे और सड़कें 1% हैं। डीबीएम के माध्यम से निर्मित कुछ प्रमुख सुरंग परियोजनाएं कंटूर नहर परियोजना, गुंडावली से भांडुप जल परिसर और ऊपरी वैतरणा योजना है। डीबीएम तकनीक का उपयोग करने वाली प्रमुख आगामी सुरंग योजनाओं में चंद्रगला सुरंग, झेलम नमक जल विद्युत परियोजना, देवसारी विद्युत परियोजना और नारीहल्ला पंप भंडारण परियोजना शामिल है। ठेकेदारों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र अपनी भूवैज्ञानिक जटिलताओं के लिए जाना जाता है, जो गड्ढों, ढीले झरनों और उच्च जल प्रवेश और चुनौतीपूर्ण जमीनी परिस्थितियों जैसे मुद्दों को जन्म दे सकता है। परिणाम स्वरूप ठेकेदारों को अक्सर पहले से स्वीकृत सुरंग डिजाइनों को संशोधित करने की आवश्यकता होती है, जिससे समय और लागत बढ़ जाती है। डीबीएम की प्रभावशाली बढ़ने के लिए कुछ नई तकनीकों को तैनात किया गया है। इसमें द्विआयामी बेंच जैसे उन्नत विस्फोट विखंडन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर शामिल है, जिसका उपयोग प्रस्तावित डिजाइन के विस्फोट का विश्लेषण और अनुकरण करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ब्लास्ट कंपन मूल्यांकन और वायु दबाव माप के लिए रिमोट ब्लास्ट मॉनिटरिंग सेवाएं विकसित की गई हैं। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज ने अटल सुरंग परियोजना के सर्वेक्षण के लिए रिमोट सेंसिंग और जीपीएस तैनात किया है। इसके अलावा अधिक सटीकता के साथ सुरंग बनाने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटराइज्ड जंबो जैसे लागत प्रभावी और तकनीक रूप से उन्नत डीबीएम उपकरण की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। अगली तकनीक है टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन। टीबीएम पद्धति को भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से अपनाया गया है। मुख्य रूप से आसपास की जमीन पर अशांति को सीमित करने और चिकनी सुरंग की दीवारें बनाने में मदद मिलती है। इससे सुरंग की लाइनिंग की लागत काफी कम हो जाती है, जिससे यह शहरी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हो जाती है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च द्वारा ट्रैक की गई परियोजनाओं के आधार पर लगभग
लगभग 387 किलोमीटर की संयुक्त लंबाई वाली 51 सुरंगों को टीबीएम पद्धति का उपयोग करके पूरा किया गया है। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यानी एनएटीएम का सबसे अधिक उपयोग शहरी मेट्रो क्षेत्र में 53% देखा गया है। इसके बाद जल आपूर्ति और सीवरेज क्षेत्र में 31% का उपयोग किया गया है। वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, पुणे, अहमदाबाद, पटना और लखनऊ जैसे शहरों में प्रमुख मेट्रो परियोजनाओं में भूमिगत मेट्रो सुरंगों के निर्माण के लिए 160 से अधिक टीबीएम तैनात किए गए हैं या तैनात करने की योजना है। इसके अलावा लगभग 357 किलोमीटर की लंबाई वाली 64 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है और लगभग 88 किलोमीटर की लंबाई वाली 30 सुरंगें पाइपलाइन में है। टीबीएम पद्धति का उपयोग करके पूरी की गई कुछ अन्य प्रमुख परियोजनाएं जैसे कि सरदार सरोवर नम्रता यूनिट 3 पावर हाउस, किशन गंगा हेड रेस टनल और दुलहस्ती एचआरटी है। प्रमुख आगामी परियोजना में हैतवाने बांध जाइट WTP का कच्ची जल सुरंग, चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 और देहरादून टिहरी सुरंग परियोजना शामिल है। अगली जो प्रणाली है वो है माइक्रो टनलिंग। माइक्रो टनलिंग एक ट्रेजलेस निर्माण विधि है जिसका उपयोग राजमार्गों, रेल मार्गों, रनवे, बंदरगाहों, नदियों और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के नीचे पाइपलाइन स्थापित करने के लिए किया जाता है। यह विधि उन शहरों में बड़े व्यास वाले ग्रेविटी सीवर बिछाने के लिए उपयोगी है जहां खुले कट की स्थापना मुश्किल है। इसका उपयोग उन क्षेत्रों में उत्पाद पाइपलाइन स्थापित करने के लिए भी किया जाता है जहां मिट्टी की स्थिति क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग और नदियों के पार लंबे व्यक्तिगत क्रॉसिंग की अनुमति नहीं देती है। मुंबई सीवेज निपटान परियोजना के लिए माइक्रो टनलिंग का प्रयोग करने वाला मुंबई भारत का पहला शहर था। दिल्ली और कोलकाता जैसे अन्य शहरों में भी इस तकनीक का उपयोग किया गया है। हाल के एक विकास में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन ने टीबीएम का उपयोग करके माइक्रो टनलिंग विधि को नियोजित किया। इस पद्धति से यार्ड और क्रॉसिंग रेलवे लाइनों के माध्यम से पाइपों की स्थापना की सुविधा मिली। इसके अलावा मुंबई में दहिसर, कंदावली और बांद्रा जैसे क्षेत्रों के नए सीवरेज चैनलों को जोड़ने के लिए माइक्रो टनलिंग का उपयोग किया गया। और आपको बताते हैं कि भारत का सबसे बड़ा टनल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा टनल है चेनानी नाशरी सुरंग ने 2 घंटे से ज्यादा के सफर को 10 मिनट में समेट दिया है। जम्मू और कश्मीर की चेनानी नाशरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। बता दें कि सुरंग की लंबाई 9.2 किलोमीटर है। यह सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंग में से एक है। दूसरी सुरंग है पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जम्मू और कश्मीर, 11.2 किलोमीटर और तीसरी सुरंग है रोहतांग सुरंग, हिमाचल प्रदेश के 8.8 किलोमीटर की। अब आपको उत्तरकाशी टनल के हादसे के बारे में बताते हैं। उत्तरकाशी में बन रही सिक्यारा टनल के अंदर 41 जिंदगियां खतरे में पड़ गई थी। हालांकि बड़ी मेहनत से सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दरअसल सिलक्यारा बारकोट सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। 4.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग से गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 26 किलोमीटर कम हो जाएगी और लोगों का 45 मिनट का समय भी बचेगा। ये टनल सिलक्यारा फ्रंट साइड से 2340 मीटर और टेल साइड से 1700 मीटर काटी जा चुकी है। सुरंग के निर्माण का टेंडर भारत सरकार के सड़क निर्माण और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी NHIDCL है द्वारा हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को दिया गया था। 4.5 किलोमीटर की लंबी इस टनल में 2 कंपनियां बना रही हैं। फ्रंट साइड से नवयुग कंपनी काम कर रही है तो टेल साइड से गजा कंपनी सुरंग बना रही है। दुर्घटना फ्रंट साइड से नवयुग कंपनी के पार्ट में हुई थी। हादसे के बाद एस्केप टनल नहीं होने से मजदूरों को सुरंग से निकालना संभव नहीं हो पाया। निर्माण साइट पर काम करने वाले कुछ मजदूरों ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इस हिस्से में कई दिनों से पानी का लीकेज और लूज गिर रहा था, लेकिन इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया। आपको बता दें कि इस जगह पर पहले भी टनल बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि 60 साल पहले इस टनल का सर्वे किया गया था, लेकिन बाद में इसका काम शुरू नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों की माने
तो 60 साल पहले इस जगह पर टनल बनाने का सर्वे किया गया था, लेकिन पानी का स्रोत मिलने के कारण इसका काम आगे बढ़ नहीं पाया। इसके बाद यमुनोत्री के लिए रास्ता बनाया गया था। अब इस घटना से दो बातें निकलकर सामने आई हैं कि ये टनल क्यों धंसी होगी। पहली बात, इस इलाके से फॉल्ट लाइन का गुजरना। दूसरा, टनल के ऊपर पहाड़ पर गंगा यमुना का कैचमेंट एरिया होना। उत्तराखंड के पहाड़ छोटे छोटे पत्थरों से मिट्टी से जोड़कर बने हैं। यहाँ के पहाड़ इतने मजबूत नहीं हैं। दूसरी बात, यहाँ पानी के स्रोत मिलना पहाड़ों के अंदर आम बात है। इसलिए हाथ से यहाँ के पहाड़ों को खुदाई के काम होने से कई जगहों पर परेशानी का सबब बनता है। ऐसा ही कुछ तपोवन प्रोजेक्ट में 2009 में हुआ था। उत्तराखंड में काम करने वाले लोगों को ये दोनों बातें मालूम होती हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार का हादसा होना अपने आप में सवाल खड़े करता है। टनल बनाने की ऐसी क्या जरूरत थी, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव ने 19 नवंबर को कहा था कि उत्तरकाशी के टनल में कमजोर हिस्से में 4.5 साल से काम बंद था। वहां होने वाली हर हलचल को नापने के बाद ही दोबारा काम शुरू किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पहाड़ों में इस प्रकार की परेशानियां सामने आ रही हैं, वहां पर टनल बनाने की आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। सबसे पहले पहाड़ों का निरीक्षण होना और जांच करना बेहद जरूरी है। इसके बाद ही इस प्रकार के काम को शुरू किया जाना चाहिए। लेकिन बिगड़ सोचे समझे सुरक्षा व्यवस्था के अंजामों को बगैर जिस प्रकार से काम शुरू किया गया, उससे आज इतनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कौन थे वो 41 मजदूर जिनको टनल से निकाला गया? टनल में 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे थे। झारखंड से थे विश्वजीत कुमार, सुबोध कुमार, अनिल बेदिया, श्राजित बेदिया, सुखराम, टिंकू, सरदार, गुणोदर, रंजीत, रविंदर, समीर, महादेव, बुक्कू मुर्मू, चमरा उराव, विजय हीरो, गणपति। और उत्तर प्रदेश से थे अखिलेश कुमार, अंकित राम, मिलन, सत्यदेव, संतोष, जयप्रकाश, राम सुंदर, मंचित। और उड़ीसा से थे तपन मंडल, भगवान बत्रा, विशेषा नायक, राजू नायक, धीरेन। बिहार से थे सुबह अहमद, वीरेंद्र किस्कू, सुनील कुमार, सोनू शाह, दीपक कुमार। पश्चिम बंगाल से थे मानीर तालुकादार, सेविका बखेर, जयदेव प्रमाणिक। और उत्तराखंड से थे गब्बर सिंह नेगी और पुष्कर। असम से थे संजय, राम प्रसाद। और हिमाचल से थे विशाल। इन सभी को निकालने वाले थे 7 हीरो। तो आइए बताते हैं ये 7 हीरो कौन थे। ऑपरेशन सुरंग के हीरो नंबर 1 हैं रेड माइनर्स, जिन्होंने ऑगर मशीन टूटने के बाद उम्मीद टूटने नहीं दी और सबसे बड़ी कामयाबी दिला दी। और दूसरे हीरो हैं इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट आर्नल्ड डिक्स। इनको ऑस्ट्रेलिया से बुलाया गया। प्रोफेसर डिक्स भूमिगत और परिवहन बुनियादी ढांचे में विशेषज्ञ हैं। माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ क्रिस कूपर इस रेस्क्यू में ऑपरेशन के तीसरे हीरो हैं। जैसा कि वो इस ऑपरेशन से जुड़े हैं, उन्होंने लगातार टीम का हौसला बढ़ाया। और नंबर 4 पर है, जब सिलक्यारा टनल में ऑगर मशीन फंसी तो एक और हीरो सामने आते हैं। वो हैं प्रवीण कुमार यादव। मशीन को फिर से चालू करने के लिए 3 घंटे तक अथक परिश्रम किया। 5वें सिलक्यारा सुरंग बनाने वाली संस्था नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंधन निदेशक महमूद अहमद इस ऑपरेशन के हीरो बनकर उभरे हैं। और छठे हैं पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलवे, रेस्क्यू ऑपरेशन के 7 सुपर हीरो में से एक है। उन्होंने टनल में अपने तजुर्बे का भरपूर इस्तेमाल किया। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए भारतीय सेना ने भी बड़ा किरदार निभाया। जब सुरंग में खुदाई करते करते मशीन टूट गई तो सेना के 50 जवान ने मलबा साफ करके मजदूरों को बाहर निकालने के लिए खुदाई का रास्ता बनाया। ये सवाल भी उठता रहा है कि क्या मजदूरों की सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जा सकते थे? क्या इस हादसे को टनल के लिए कुछ किया जा सकता था? तो आइए जानते हैं कि NHIDCL इस परियोजना का मकसद सिलक्यारा मोड़ पर बरकोट की 2 लेन की बाय डाइवर्शन टनल बनाना, उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के अलावा नेशनल हाईवे 134 के बीच में धरासू यमुनोत्री सेक्शन के 25.451 किलोमीटर के बीच में पड़ने वाले अप्रोच रोड और एस्केप पैसेज का निर्माण शामिल था। 2018 के अनुमानों के मुताबिक परियोजना 853 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से 48 महीने में बनकर पूरी होनी थी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एस्टीमेट समिति की रिपोर्ट में दर्ज है कि इस परियोजना की लागत 2021 में बढ़कर 1383 करोड़ 78 लाख हो गई और इसमें लिखा है कि टनल, एस्केप पैसेज और अप्रोच रोड 8 जुलाई 2022 तक बन जाने जाएंगे। तो क्या ऐसी सुरंग में एस्केप पैसेज यानी सुरक्षित बाहर निकालने का रास्ता बनाना जरूरी होता है? आर्नल्ड डिक्स कहते हैं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि टनल के निर्माण के इस स्टेज पर एस्केप पैसेज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर आप निर्माणाधीन टनल के ढहने की उम्मीद नहीं करते हैं। आमतौर पर दुनिया भर में हम अपनी सुरंगें सोचकर नहीं बनाते हैं कि वो इस तरह ढह जाएंगी। हम लोग मेन टनल बनाने के अंत में एस्केप टनल बनाते हैं ताकि अगर कोई घटना होती है तो टनल का इस्तेमाल करने वाले उससे निकल सके। क्या अलग तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए था इस टनल को बनाने के लिए? तो इस बारे में डिक्स कहते हैं, हम आमतौर पर चट्टान की बनावट को देखते हुए और उसके हिसाब से चट्टान के लिए सपोर्ट सिस्टम को बनाते हैं। बचाव कार्य के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन के लिए हो रही ड्रिलिंग के बार बार सरिये और लोहे के टुकड़ों से टकराने के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो निर्माण में इस्तेमाल हुए लोहे के गर्डर हैं। आमतौर पर टनल बनाने के लिए लैटिस गर्डर मतलब सरिये से बने गर्डर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंगल पीस लोहे से बने होते हैं। ISMB गर्डर से अलग होता है। ये दोनों तरह के गर्डर का मकसद सुरंग को गिरने से रोककर रखना होता है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आ गए और अपनी जिंदगी में वापस लौट गए। आज के लिए इतना ही और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।